देखिए, हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पर कि आपको एक कट ऑफ पॉइंट रखना पड़ेगा। जब आपको लगे कि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आप पर हावी हो रहे हैं, तो एक कट ऑफ पॉइंट रखिए जब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उन तमाम खबरों से दूर कर लेते हैं। अब देखिए ना, अनुपमा में हमारे समर और नंदिनी भी अपने आप को दुनिया से अलग कर एक रोमांटिक डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, पता सब है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना, जी हाँ, कट ऑफ करना ही पड़ता है। खूबसूरत सी इस रात में ये 4 चांद लगा दिए हैं। आज सच में इस सीरियल अनुपमा के आर्ट डायरेक्टर्स ने, जरा आप ही देखिए ये कम सोर्सेज में इन्होंने कितना बढ़िया बंदोबस्त किया है। रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत कम है। हम जहाँ पर शूट कर रहे हैं हमारे शहर से दूर है, मुंबई से दूर है। कई सारी चीज़ें जो चाहिए होती, जो एक्सपेक्ट करते वो नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं निखिल भाई और हमारे जो भी प्रोडक्शन टीम में सारे लोग, सर राजन सर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो है हमारे राजन, उन्होंने बखूबी ऐसा काम किया है कि सब कुछ अरेंज करके जो कम रिसोर्सेज में भी सब कुछ इतना खूबसूरत दिखा है। अब भी समर नंदिनी की डेट है तो उस डेट को एक खास बनाना ही था। आज बहुत खुश हैं इस समर और नंदिनी ही, क्योंकि इनकी सगाई जो होने वाली है। तो खुशी तो बहुत सारी है जो अभी सामने आने वाली है। उसमें से एक खुशी है जहाँ पर ऑडियंस को देखने मिलेगा कि समर और नंदिनी की जो बीच की दूरियां है वो और कम होती जा रही है और वो और करीब आते जा रहे हैं। तो ये जो सरप्राइज़ है वो नंदिनी ने समर को दिया है उसे खुश करने के लिए। वो जो सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी मम्मी की प्रॉब्लम जो उन्हें ट्यूमर है, वो सारे जो स्ट्रेस से गुजर रहा है उसके लिए एक हैप्पी सा मोमेंट बनाने के लिए एक सरप्राइज़ दिया, इतना ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ दिया हुआ है। लेकिन ये क्या नंदिनी, इस खुशी के माहौल में भी आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। एक कोई तो बात है जो फिलहाल अभी नहीं बताई जा रही है। तो ऑडियंस ने जैसे देखा था कि नंदिनी के डायरी में कुछ लिखा हुआ था जहाँ पर समर शॉक हो जाता है, तो नंदिनी उसी बारे में मुझसे बात कर रही है कि मुझे वो जो उसका सीक्रेट है वो अपनी पूरी फैमिली को बता देना चाहिए। बट मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मम्मी ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो समर का कहना ऐसा है कि ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर मम्मी को बताएंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी मम्मी। समर और नंदिनी की इस डेट की खूबसूरती को देखने के लिए जरा देखिए, प्रोड्यूसर साहब भी आए हैं। अब दिन हो या रात हो, राजन शाही ही खुद सेट पर आते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक से तो चल रहा है ना। ये कलाकारों के साथ कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं राजन शाही। समर और नंदिनी की डेट खत्म हुई तो वो घर पहुँचे। घर पर भी सबका डिनर चल रहा था, लेकिन अनुपमा टेंशन में थी। एक कोई बात तो है जो वनराज और अनुपमा के बीच हुई है। लीव इट, छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते हैं समर, सब कुछ बिखर जाएगा, समेटना मुझे ही पड़ेगा। और अगर नहीं समेटा तो किसी को बहुत गहरी चोट लग सकती है। मम्मी आपको भी तो दर्द हो सकता है। नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब आदत है। तो वनराज के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो ये है कि अनुपमा को हर वो खुशी देनी है जो वो आज तक नहीं दे पाया, और जो चीज़ उसको खुशी देती है वो सब वो करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में अनुपमा को ये पता चलता है कि मैं वकील को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अभी अगली डेट जो है डिवोर्स की वो कैंसिल कर दो। तो क्योंकि उसके मन में वैसे भी उसका उस चीज़ का एक डिस्कम्फर्ट था कि
डिवोर्स बहुत हैवीली उसके दिमाग पे, उसका काव्या से शादी, तो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में। तो उस आई थिंक कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ से एस्केप करने के लिए इस सिचुएशन का बहाना बना के वकील को, तो वो वकील साहब इनको फ़ोन करके बताते हैं और आई थिंक अब अनुपमा वनराज को कन्फ्रंट करेगी इस बात के लिए। खैर ये तो इनके बीच चलता ही रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं क्योंकि कल फिर आना है समर और नंदिनी की सगाई जो है। कैमरामैन आतिश कामड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, इस कोरोना काल में वफा जरूर कीजिए, जितनों से कर सके, जिससे कर सके। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ हमारी क्रिस्टल डिसूजा को कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बन गई एक बेवफा। मैं बेवफा हूँ, ये गाना जितना सूदिंग है उतना ही ज्यादा तड़का है गाने में इन द वीडियो। टीवी शोज आर द मोस्ट डिफिकल्ट। अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा कैरेक्टर हो, तो मैं कहीं पे भी परफॉर्म कर सकती हूँ। जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखते हैं ना, उन पे कभी भरोसा मत करना। हिंदी फिल्म्स हैव नॉट हेल्प्ड। एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बहुत वक्त बाद हमारी मुलाकात हो रही है हमारी पर्सनल फेवरेट एक्टर क्रिस्टल डिसूजा से। क्रिस्टल, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। मुझे भी याद नहीं कितने टाइम बाद हम लोग ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ। आई थिंक अराउंड 9 साल। एग्जैक्टली मतलब ये सालों बाद हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं, और जब मिल रहे हैं तो काफी खुशी होगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक बेवफा हमने देखा, बहुत अच्छा सॉन्ग है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे अप्रोच किया गया? आपने हाँ बोला, और शूटिंग कैसे, मुझे वो प्रोसेस जानना है। So I got a call from Tips, and they told me we're remaking a very famous song. So I said, which one? And उन्होंने कहा कि it's एक बेवफा, and I used to love that song as a child, like genuinely love that song. So I was game in any case. Then I knew that Adil Sheikh was directing it, and there's going to be a little bit of choreography as well. So I was very excited about being a part of something like this because I love the song. I genuinely, and then I heard this version of the song with the new lyrics and everything, and it was beautiful. It's so soothing, and it's so ironical कि ये गाना जितना soothing है उतना ही ज्यादा तड़का है गाने में in the video. I mean, it's all about love, lust, betrayal, while the song is so soothing. So it's a good mix of everything, I feel. नो डाउट, एज एन एक्टर आपके लिए बहुत ऐसे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं क्रिस्टल को, और स्पेशली इस सॉन्ग में जब आप थोड़ा सा नेगेटिव हैं, तो मुझे लगा नहीं यार, क्रिस्टल ऐसा नहीं कर सकती है। तो See, that's the best part. जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखते हैं ना, उन पे कभी भरोसा मत करना। लेकिन ये सॉन्ग देखने के बाद फैंस के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? आपको क्या रिएक्शंस रहे अभी तक? I feel like abhi release hua hai, like it's just been half an hour, but I've been getting amazing reviews. I've always believed in doing different kind of work, and it's like another different kind of genre that I did, and I totally I'm loving the reviews. Everyone's saying looking good, songs good, the storyline, there's a whole storyline, so aise lag raha hai ki you're watching a short film in that 4 minutes or whatever, एक पूरी फिल्म देखने को मिल रही है, and there's a whole storyline going on. मुझे लोगों ने बोला can you guys make part 2 of it? I was like, that's not a bad idea. But कुछ सालों पहले we used to have एल्बम वाला दौर कि यार एक एल्बम आई है, उसमें 6 गाने होंगे, देन वो कहीं गायब हो गया। देन अगेन यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब आई थिंक इंडियन से सबसे ज्यादा कमा रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, और वो भी हमारी म्यूजिक वीडियोस से। तो आपके लिए, क्योंकि आप फिल्म्स भी कर रही हैं, आप टीवी कर चुकी हैं, आप अब म्यूजिक वीडियोस कर रही हैं, तो इतने छोटे टाइम में आपको जब निभाने का एक कैरेक्टर मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है, बिकॉज टीवी में यू हैव टाइम, फिल्म में यू हैव टाइम, बट इसके अंदर सिर्फ 2 या 2.5 मिनट के गाने में आपको पूरा सब कुछ बता दे, तो चैलेंजिंग है ये कहीं ना कहीं? I think if your team is as good as the one that was on this music video, it's not at all challenging, because if you know your character, you know कि मैं बेवफा हूँ. So if you know that that's what you're supposed to play, it's everything goes with ease. I feel the most difficult thing is TV.
I have done web, I have done a film, I've done music videos and TV, and I feel the most difficult is TV. Out of all of these, the working hours are difficult, the prep time is very less, and always we are delivering tomorrow's telecast. So the pressure is a lot. But on a web show, there's a lot of pre-planning that goes on. On a film, of course, there's a lot of pre-planning, there's a lot of workshop that goes on. On a music video, you know that this is a storyline, 2 minutes mein itna hi kar sakte hain. But TV shows are the most difficult. Like, I cannot tell you how, if I have to do a TV show again, I would have nightmares for a while. तो एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि लगता है टीवी जो है उसको क्रिस्टल ने कुछ वक्त के लिए बाय बाय बोल दिया है और अब वेब ओटीटी फिल्म्स उसकी तरफ जा रही है. Am I right? I've not said bye bye to any platform, to be honest. I feel like अगर अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा कैरेक्टर हो, तो मैं कहीं पे भी परफॉर्म कर सकती हूँ. क्योंकि my main aim is to play different characters, is to grow, is to be better every day, to progress every day. So that doesn't matter on what platform. अगर टीवी पे कोई अच्छा कैरेक्टर आए जो मुझे इंटरेस्ट करता है, I will 100% do it. And if that same character is even in a live play, I will do it on a play also. Like, I just want to perform and I want to do different things. तो कहीं पे भी it doesn't matter. तो मैंने किसी को बाय बाय नहीं बोला है. मुझे ही कम टीवी के ऑफर्स आते हैं, पता नहीं क्यों. हम वेट कर रहे थे चेहरे आए, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो थोड़ा सा डिले हो गया है. तो क्या हम उसको ओटीटी पे देखेंगे आगे, या वो थिएटर में ही रिलीज होने वाली है? I feel, with these times, we are just waiting कि everything becomes okay. It's a film that we've made for the theaters. We will be able to go to a theater soon and watch a film. आपके एक फोटो ने पूरे इंस्टाग्राम पे धमाल मचा दी जब आपने राहुल के साथ डाला था फोटो, और उसके बाद फैंस हमें पूछ रहे थे कि प्लीज आस्क क्रिस्टल कि राहुल और क्रिस्टल दोस्त ही हैं या दोस्त से ज्यादा कुछ है? Me and Rahul are best friends. We've always been best friends. Rahul is in a very long relationship since many, many years. His girlfriend is my best friend also. So we are all friends. I don't think people understand the concept of a boy and a girl being friends. That's the problem. I think we need to change mentality. We need to change the way people think. And our Hindi films have not helped. एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं. हो सकते हैं. तो ये जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर ये जवाब आपने सुन लिया होगा और अब आपके दिमाग में सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच क्रिस्टल, अब एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सी यू. देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि एक मयान में दो तलवारें रह नहीं सकती, यानी कि एक इंसान की लाइफ में दो लव इंटरेस्ट रह नहीं सकते. अब ये समझ चुके हैं विराट. अब देखिए, दुश्मनों की गोली से तो बचकर ये वापस आ गए हैं अपने घर, लेकिन आते ही इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर में अटके, क्योंकि एक तरफ है पाखी तो दूसरी तरफ है साई. भाई, इन दोनों से कौन बचाएगा इन्हें, भगवान जाने. मौत को मात देकर देखिए विराट अब लौट आया है, लेकिन उसके सामने जो दो बड़ी चुनौतियां हैं उसे भला कैसे मात देगा. जी हाँ, एक ओर है उसकी सबसे प्यारी दोस्त पाखी तो दूसरी ओर है उसकी पत्नी सई. ये दोनों अब उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. विराट सई की ओर खिंचता चला जा रहा है. उसे सई से प्यार हो गया है.
पाखी को ये सोचकर तकलीफ होती है कि विराट भला सई से कैसे प्यार कर सकता है। अब पाखी, विराट और आपका रिश्ता एक दोस्त का है, तो इस रिश्ते को दोस्त की ही तरह देखिए। आप उसकी पत्नी बनने की कोशिश ना करिए। पत्नी तो अब विराट की सही है और इस बात को आपको मानना ही होगा। अस्पताल में जब विराट को पता चला कि सई उससे मिलने आई थी, तब उसने चैन की सांस ली। उसे भी लग रहा है कि अब सच में फिक्र है सई को, लेकिन वो ये भी जानता है कि पाखी ने क्या किया होगा। विराट के लिए पाखी और सई के बीच होने वाली जंग को जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये दो महिलाओं के बीच की बात है जिसके बीच में कोई नहीं पड़ता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, सीरियल्स में त्याग की देवियां ही नहीं होती, त्याग के देव भी होते हैं। अब देखिए, रणबीर ने बीती रात कार्तिक की गाड़ी तोड़ दी गुस्से में आके, लेकिन अगले दिन पछतावा हुआ तो गाड़ी भी नहीं मिल गई कार्तिक को। इस सब के बीच कार्तिक ने भी डिसाइड कर लिया है कि किसी तरह वो रणबीर और सीरत को मिलवा के रहेंगे। भाई, इतना त्याग आप लोग करेंगे तो आखिरकार कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? चमचमाती इतनी बड़ी गाड़ी देखकर आप भी धोखे में आ गए होंगे कि भाई वाह, इस सगाई के बाद कार्तिक ने इतनी बड़ी गाड़ी सीरत को गिफ्ट दी है क्या? सीरत के मन में भी इस गाड़ी को देखकर ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर कार्तिक ने अभी सीरत के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। वो अभी कुछ छुपा रहा है। वो क्या है ना, सरप्राइज देने में तो कार्तिक माहिर है ना। फिलहाल आपको बता दें कि ये गाड़ी कार्तिक को तोहफे में मिली है और उसे तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि रणबीर ने दिया है। इससे पहले ही कार्तिक को पता चल चुका है कि उनकी जो गाड़ी है वो रणबीर तोड़ चुके हैं एक रात पहले। उनके मैनेजर उनसे आकर कहते हैं तो एंड द सेम नाइट रणबीर इज़ अरेस्टेड। और सुबह सुबह सबसे पहले कार्तिक उठते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है तो वो उन्हें जेल से छुड़ाते हैं। और जैसे ही सीरत को लेकर जा रहे होते हैं यहाँ से, तब रणबीर जेल से छूटने के बाद वो तुरंत एक गाड़ी भिजवा देते हैं। तो ये एक पूरा स्टोरी है यहाँ का इस वक्त का। अब कार्तिक को इस सीरत और रणबीर के बारे में पता चला है, तो ऐसे में वो ये गाड़ी कैसे ले सकता है? वो रणबीर की हालत समझता है। अब रणबीर जिसे प्यार करता है भाई उसकी शादी किसी और से होते देखेगा तो सामने वाले की गाड़ी तो वो तोड़ेगा ही। ये बात कार्तिक अच्छे से समझता है, इसीलिए तो अब वो इस गाड़ी में बैठकर कहीं और नहीं बल्कि सीरत को सीधे रणबीर के पास लेकर जाएगा।
अब ये तो कहानी उल्टी दिशा में जा रही है। कहाँ सीरत और कार्तिक की शादी होनी थी, लेकिन अब लगता है इस शादी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कैमरामैन आतिश कांबळे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। सीरियल्स की दुनिया भी ना कमाल की होती है। मतलब कि किरदारों को पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या घट चुका है इन द पास्ट, बल्कि उनको भी स्टोरी के साथ ही पता चलता है। अब देखिए ना, रुद्राक्ष को कहाँ पता था कि उनका एक बेटा भी है। जी हाँ, हमें पता लगा, वैसे इन्हें भी पता लगा सीरियल में जाकर। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप मेरे रूट हो, मम्मा के रूट। और थोड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और की फाइल लेते हो। आपके लिए सबसे पहले मैं और मम्मा होनी चाहिए। बस यही देखना बाकी था। सीरियल में तो आप अब तक देख ही चुके होंगे कि रुद्राक्ष का अचानक से एक बेटा आ गया है। उस बेटे का नाम सनी है। अब रुद्राक्ष को तो ये याद ही नहीं है कि उसका कभी किसी से ऐसा अफेयर हुआ था, जिसके बाद उसका एक बेटा भी आ गया है। घर पे भी जो सिचुएशन हो रही है कि दो बच्चों के बीच झगड़े हो रहे हैं और सारांश थोड़ा जेलस हो रहा है क्योंकि नया बच्चा घर पे आया है। बट इस बच्चे के आने से काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हुई हैं घर पे, सब इधर उधर हो गया है क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि ये मेरा बेटा है कि जो स्टोरी में जो है, जो सिचुएशन की पहले शायद कुछ हुआ था। रुद्राक्ष को तो कुछ याद नहीं इस बारे में। अब वो टेंशन चल ही रही थी कि सारांश को भी परेशानी हो गई है। सारांश परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि पापा आजकल सनी की साइड लेने लग गए हैं। अब सारांश तो यही जानता है कि उसके पापा रुद्राक्ष हैं और मम्मी प्रिशा। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप मेरे रूट हो, मम्मा के रूट। और थोड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और की फाइल लेते हो। आपके लिए सबसे पहले मैं और मम्मा होनी चाहिए। वो अपने पापा से बस इतना चाहता है कि पापा के लिए सबसे पहले माँ और बेटे आने चाहिए। अब छोटे से सारांश ने एक कितनी बड़ी बात कह दी। बाप बेटे के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उधर से मम्मी प्रिशा निहार रही थी। वो तो मन में यही सोच रही है कि इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। सारांश को मनाने के लिए रुद्राक्ष ने उसके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, लेकिन उसे एक गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे तो केवल अपने पापा का प्यार चाहिए। अब बेटा, पापा का प्यार तो आपके पास है, लेकिन पापा बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनके सामने उनका एक दूसरा बेटा जो आ गया है। खैर, प्रिशा को अभी इसका पता नहीं चला है। उम्मीद करते हैं कि कुछ पता चले उससे पहले रुद्राक्ष सही का पता लगा ले। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए आप वो चीज कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा पीस मिलता है। जी हाँ, आपको संगीत में अगर पीस महसूस होता है तो संगीत सुनिए। अगर आपको शांति मिलती है भगवान का नाम लेकर तो भगवान का नाम जपिए, कौन रोक रहा है। तो चलिए, अब भगवान की बात कर रहे हैं तो माँ संतोषी की भी बात करते हैं, जहां पर पौलोमी ने फिर से एंट्री ले ली है स्वाति की लाइफ में। लेकिन ये आई हैं तो कुछ अच्छा नहीं करेंगी, ये बिल्कुल इनकी लाइफ में शांति नहीं अशांति फैलाएंगी। अब तक तो पौलोमी ने कई खेल ऐसे खेले हैं जिससे स्वाति और इंद्रेश की जिंदगी में परेशानियां आती ही रह गई हैं। अब उसने अपना सबसे बड़ा दाव खेला है। देखिए, स्वाति के रूप में उसने बबली को भेज दिया है। वैसे इंद्रेश को स्वाति कुछ बदली हुई सी लग रही है। अब स्वाति की आदतें इस बबली की तरह तो नहीं है। वो अपने इंद्रेश से कभी भी ऐसी बातें नहीं करती। जब इंद्रेश बबली की ओर देख रहा है, उसे स्वाति के साथ गुजारे हुए हर वो लम्हे याद आ रही हैं।
और ये देखिए बबली तो चाहती है कि इंद्रेश उसकी मांग भर दे। अब भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि स्वाति उधर बाथरूम में बेहोश हो रही है और इधर नकली स्वाति यानी कि बबली शादी करने की फिराक में है। लगता है पौलोमी का ये दाव काम कर जाएगा, लेकिन भाई पौलोमी माँ संतोषी का आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता है, ये तो आप अच्छे से जानती हैं। तो एक बार फिर से माता जरूर आएंगी अपने भक्त को बचाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, पहले लॉकडाउन के दौरान रामायण की कहानी और महाभारत की कहानी जब टेलीविजन पर फिर से दोहराई गई तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। ऐसे में इस लॉकडाउन में MX प्लेयर पर आ गई है रामयुग, यानी कि रामायण को देखने का और दिखाने का एक नया तरीका। आखिरकार कैसी है ये सीरीज, आइए आपको बताते हैं इसके रिव्यू में। ये रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और दूसरा, ये रिव्यू MX प्लेयर की सीरीज रामयुग के लिए है। इस सीरीज का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, आज सुबह 9 बजे MX प्लेयर पर रिलीज हुई कुणाल कोहली डायरेक्टेड सीरीज रामयुग। इसमें राम बने हैं दिगांत मंचले, सीता जी बनी है ऐश्वर्या ओझा, लक्ष्मण बने हैं अक्षय डोगरा, हनुमान बने हैं विवान भटेना और रावण बने हैं कबीर दुहान सिंह। तो गाइस, इस सीरीज की कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रामायण के ऊपर ही बेस्ड है और रामायण की कहानी क्या है ये हर भारतीय जानता है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखने की बजाय रामायण पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सीरीज आपके लगभग 3 घंटे बर्बाद कर देगी और साथ ही आपका डेटा भी। रीजन एक नहीं, कई सारे हैं। पहले तो एक्टर्स की चॉइस, क्योंकि राम और सीता की एक्टिंग देखकर आपको कहीं उनसे कोई कनेक्शन नहीं महसूस होगा। यहाँ तक कि राम बने दिगांत मंचले की आवाज किसी और ने डब की है। अब जरा सोचिए, जब कोई एक्टर अपनी डायलॉग डिलीवरी से अपनी बात ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकता तो उस सीरीज का लीड कैसा होगा। दूसरी बात, इस सीरीज में जबरदस्ती के गाने और उसके अलावा लुक पर किया एक्सपेरिमेंट जो देखने में नया है लेकिन आपके दिल को शायद नहीं लुभाए। डायरेक्टर कुणाल कोहली ने यह सही सोचा कि अगर राम और लक्ष्मण वनवास में हैं तो दाढ़ी कैसे बनाएंगे। ये सही है, लेकिन दाढ़ी आएगी तो पूरे चेहरे पर आएगी ना। सैलून में जाकर परफेक्टली ट्रिम दाढ़ी राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान कैसे बनाएंगे। ये लुक तो 2021 का है। और कई सारे अननेसेसरी सीन्स, जिसमें सबसे महान है सीता जी का स्वयंवर का सीन, जहां जब भगवान श्री राम शिव का धनुष तोड़ते हैं उसके बाद भगवान परशुराम आते हैं। परशुराम का किरदार निभाया है अनूप सोनी ने। और ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन अगर वैसा ही होता जैसे रामायण में है तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस सीन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। इस सीरीज की सिर्फ 2 अच्छी बातें हैं, VFX थोड़े ढंग के हैं और सेट्स डिजाइनिंग ठीक ठाक है। सिर्फ अक्षय डोगरा और विवान की एक्टिंग बाकी सब में से आपको थोड़ी अच्छी लग सकती है। और अगर आप खुद को चैलेंज देने के बाद इस सीरीज के 8वें एपिसोड तक पहुंच गए और क्लाइमेक्स देख लिया तो हमारी तरफ से आपको थम्स अप, इतना बड़ा चैलेंज लेने के लिए। लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स में पहुंचने के बाद आप अपना माथा जरूर पीटेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि दबंग 2 का क्लाइमेक्स का फाइट सीन चल रहा है। इतना ही नहीं, जब आप पहला एपिसोड देखेंगे और रावण को हवा में उसके विमान में उड़ते हुए देखेंगे, उस सीन में आपको एक बहुत बड़ा जर्क नजर आएगा। और इसी बात से साफ पता चलता है कि इस फिल्म के एडिट पर कितना ध्यान दिया गया होगा। इतनी बड़ी वेब सीरीज के पहले एपिसोड के सीन में इतना बड़ा जर्क, इसकी उम्मीद नहीं थी। और एक और बात, इस सीरीज को रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज इस लायक भी नहीं है। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से MX प्लेयर पर आई रामयुग को 5 में से आधा स्टार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।